हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। हमने ग्रेविटेशंस को समझा, हमने सारी चीज़ें, ये फॉर्मूला जो आपके सामने इस समय लिखा हुआ है हमने इसको समझा, ये कैसे आया। सॉरी, इसमें जी और एफ दूसरी साइड हो गया, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो गया है। मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। हाँ, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें बच्चों हम लोगों ने लास्ट टर्न पे पढ़ ली हैं, ये सारी स्लाइड्स को समझ लिया है। यूनिवर्सल न्यूटन ने क्या बताया था, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखी है तो बच्चों आज की वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पुरानी वीडियो पहले आप देख लीजिए, ऊपर मैं लिंक दिए दे रहा हूँ, तब आज की वीडियो पे आइए। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है ये, इम्पॉर्टेंट वैल्यू है ये। कांस्टेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। ये जी की वैल्यू बात हम लोग करने वाले हैं। ये फॉर्मूला जो है एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बच्चों यही होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस जी को समझने वाले हैं। इस जी की बात करें तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था, ये पूरे यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल है, ना कि सिर्फ अर्थ के लिए। तो हम यहाँ पे जो भी जी की वैल्यू अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि ये लिखी हुई है आपके सामने, ये कहीं भी एप्लीकेबल होगी, कभी भी चेंज नहीं हो सकती, एक डिजिट भी। ठीक है, अब बच्चों बात करें इसकी वैल्यू क्या होती है, तो द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आप कहेंगे सर किसी तरीके से हम वैल्यू याद भी कर लेते हैं, तो यूनिट कैसे याद करें? और यूनिट ये बड़ी अजीब सी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये आई कहाँ से? तो बच्चों ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा याद कैसे करनी है, और आई कहाँ से। दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। आई कहाँ से? तो ये आपके इस फॉर्मूले से आई है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला बच्चों कहीं से नहीं आया। ये जो फॉर्मूला पिछले टर्म पे मैंने आपको पढ़ाया था, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें क्या करना है, इसमें बच्चों आप, अगर मैं जी की वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या करेंगे, बाकी सारी चीज़ें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। मतलब जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ में आप आर स्क्वायर को उधर ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। और m1 m2 क्या होंगे, अगर इक्वल टू के साइड जाएंगे तो नीचे अपॉन में आ जाएंगे। तो बस वहीं से फॉर्मूला बन गया है, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। वही चीज़ है, बस हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है, जी को एक तरफ रख दिया और एफ के जो दूसरी साइड था उसकी तरफ सारी वैल्यूज़ भेज दी हमने। तो यहाँ से ये आ गया। आप कहेंगे ठीक है सर, फॉर्मूला तो आ गया। अब फॉर्मूला आ गया तो यूनिट भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको यूनिट जो है, पहली बात तो लर्न नहीं करनी है, बट आप यूनिट को इतने बार यूज़ करेंगे कि ये यूनिट आपकी, ये वैल्यू और यूनिट आप इतने बार यूज़ करेंगे कि यूनिट आपको बिल्कुल ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी, बार बार आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में भी आप लर्न मत करिएगा, ये यूनिट आपको यहीं से आ जाएगी। अब आएगी कैसे? बहुत सिंपल है बच्चों, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो मैंने न्यूटन लिख दी। फिर इसके बाद आर स्क्वायर, रेडियस जो होती है, डिस्टेंस आपकी किस में मेजर होती है, डिस्टेंस मीटर में होती है, ऐसा यूनिट मीटर होती है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है मतलब मीटर का स्क्वायर हो गया। नीचे दो मासेज हैं, मास किस में होता है, केजी में होता है, तो एक केजी और दूसरा केजी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर, तो अपॉन केजी का स्क्वायर। -2 का मतलब यह है कि अपॉन स्क्वायर केजी का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट इसी फॉर्मूले से आती है। तो जब भी आप जी के लिए कंफ्यूज हो कि जी की यूनिट क्या थी, आप भूल जाएं, तो आप पहले इस फॉर्मूले को याद कर या रिवाइज कर लें, मतलब अपने दिमाग में ले आएँ, और फिर यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लें कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा, और फिर यहाँ से आपकी जी की जो वैल्यू होगी उसी हिसाब से उसकी यूनिट भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू तो बच्चों आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इतने बार आप वैल्यू यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में कि आपको अपने आप लर्न हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बच्चों बात करूं तो वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। वही सेम पॉइंट है बच्चों जो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा था, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। बीच में अगर कोई दो मासेस के बीच में कोई भी मीडियम आ जाता है तो उसमें फोर्स डिफर नहीं करता है। वैसे ही दो मासेस के बीच में अगर कोई तीसरी हम वॉल खड़ी कर दें या कुछ भी कर दें दो मासेस के बीच में, लेकिन अगर दोनों जो आप एक दूसरे की तरफ आपस में फोर्स लगा रहे होंगे तो ना वो फोर्स चेंज होगा, ना वहाँ पे जी की वैल्यू चेंज होगी। वैसे जी की वैल्यू तो मैंने ये सेकंड वाला जो पॉइंट है ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, कि फर्स्ट वाले में ही क्लियर कर दिया था कि भैया जी की वैल्यू तो फिक्स है, आपकी कभी चेंज होनी ही नहीं है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो वैल्यू ऑफ जी इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड हेंस द नेम। यही चीज़ मैंने आपको फर्स्ट वाले पॉइंट में बताई कि
ये जो जी की वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में सेम है और उसका जैसा कि नाम भी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चौथे पॉइंट की बात करूं तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में बहुत अंतर है, कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। कैपिटल जी जो है वो आपका डिनोट करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी डिनोट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप कहेंगे सर इतनी मुश्किल से तो हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समझे हैं, अब एक नया टर्म आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी तो हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन किसी तरीके से हमने कैपिटल जी पढ़ा था, अब ये स्मॉल जी भी आ गया। तो बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, स्मॉल जी को भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल कैपिटल जी और स्मॉल जी में फ़र्क होता है, इतना जान लीजिए बस, ठीक है। कैपिटल जी की आपको वैल्यू पता है, स्मॉल जी की वैल्यू अभी मैं हिंट के लिए आपको बता देता हूँ कि 9.81 होती है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी वहाँ पे यूज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेशन कभी कभी 10 भी ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो हमारी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल जी की यूनिट हो गई, अभी फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कहाँ से आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिलहाल कैपिटल जी आपको पता है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर होता है। स्मॉल जी की वैल्यू आपकी जगह जगह पे चेंज होती रहती है, इवन अर्थ में भी एक दो जगह चेंज हो जाती है, और अर्थ के बाहर जाएंगे तो 110% चेंज होनी ही होनी है स्मॉल जी की वैल्यू। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो कहीं भी चेंज नहीं होता है। एसआई यूनिट जी की मैंने आपको पहले ही सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, एसआई यूनिट आई कहाँ से वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे जो ये आपका ऊपर फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर मैं F जो फोर्स है दोनों के बीच में, F को अभी हम लोग निकालना है और G को निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, जैसे आप दो पेन लेते हैं आपस में, ठीक है, आपने दो पेन लिए, दोनों पेन को एक मीटर की दूरी पे रख दिया, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 1 हो गई। अब मैं कहता हूँ पेन की जगह आप 1 kg का वेट ले लीजिए, तो आपने 1 kg का वेट ले लिया, वेट जो जिस तराजू में नहीं रखते हैं दोनों वेट मेज़र करने के लिए, वही वाला वेट आपने लिया, तो 1 kg का वेट लिया। अब 1 kg का वेट एक और ले लिया, दो 1 kg के वेट लिए और उनको 1 मीटर डिस्टेंस पे रख दिया आपस में। अब तो जब 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा है तो r की वैल्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। मास भी आपने 1 kg लिया है, यहाँ पे भी 1 kg का वेट लिया है, तो 1 kg के वेट हो जाएंगे, तो ये ऑल टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, G = F हो जाता है। मतलब दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो दोनों के बीच में बच्चों G के बराबर फोर्स लग रहा होगा, और G कितना है हमारा 6.6567 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, मतलब इतना ही एफ भी लग रहा होगा, मतलब इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा उस टाइम पे, अगर ये सारी कंडीशंस हम मैनुअली करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg ईच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर देन G = F, सिंपल सा एक पॉइंट इन्होंने लिखा है, ठीक है। देयरफॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास केप्ट एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। यही चीज़ इन्होंने नीचे भी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है जो कि मैं आपको उतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ और पढ़ लेते हैं इसकी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका वीकेस्ट फोर्स होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और अगर दो बॉडीज़ हम लेते हैं 1 kg की, जैसा अभी मैंने आपको बताया 1 kg के वेट लेते हैं, उनको 1 मीटर सेपरेट करते हैं, तो Fg के बराबर हो जाता है, तो इतने न्यूटन का फोर्स लगने लगता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। दो the various objects on the earth attract one another constantly, they do not cause any visible motion। वहाँ पे कुछ भी विजिबल मोशन नहीं होता है। आप कहेंगे सर दोनों अगर आपस में इतना फोर्स लगा रहे हैं तो आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ने तो चाहिए, जो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में बिल्कुल जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहली टॉपिक में सबसे पहली चीज़ डिस्कस करी थी, यही कि दो पेन अगर आपने सामने रखें तो आपस में जो अगर फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो एक दूसरे की तरफ आने तो चाहिए, बट वो नहीं आते हैं। ऐसे ही 1 kg के अगर हमने ऊपर दो मास लिए हैं तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो वो इनविजिबल जो फोर्स होता है, या कहें दो द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन दिस अर्थ अट्रैक्ट वन अनदर कॉन्स्टेंटली, दे डू नॉट कॉज एनी विजिबल मोशन। कोई विजिबल मोशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। जैसा कि अभी मैंने 1 kg का एग्जांपल आपको दिया, तो उनके बीच में बच्चों फोर्स देखिए
10⁻⁻11, मतलब इसको अगर मैं हटाऊं तो ये पॉइंट जो है वो बच्चों 11 बार पीछे जाएगा, एक बार 6 से पहले और 10 जीरो और लगेंगे तब, मतलब 0.00000 10 बार मैं जीरो लगाऊंगा तब आएगा 667। इतना माइन्यूट सा फोर्स न्यूटन का लगेगा। अगर 1 न्यूटन 2 न्यूटन तो फिर भी फोर्स कम होता है, मैं यहाँ पे तो 0.10 बार 0.667 ले रहा हूँ, तो कितना स्मॉल फोर्स होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे आपका मोशन नहीं करते हैं कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स। अब वहीं पे मैं एक मास को अगर बढ़ा दूँ, एक मास को 1 kg की जगह 10,000 या 1,00,000 kg कर दूँ, जैसे कि अर्थ की बात मैं अगर कर लूँ तो कुछ 1000 kg में 50,000 1,00,000 kg अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पे लगने लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इमेजिन अ सिचुएशन ऑन द अर्थ इफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव टुवर्ड्स द अर्थ टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब आप एक सिचुएशन को इमेजिन करना है कि अगर हर चीज़ एक दूसरे के ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करने लगें तो सब चीज़ें आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। तो क्या होगा, व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी बिग, जब ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, हैविंग वेरी लार्ज मासेस, बहुत ज़्यादा मास होता है दोनों के बीच में, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम एक्सट्रीमली लार्ज। तब वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्ज हो जाता है और तब वहाँ पे हमें मोशन भी दिखता है। तो आप कहेंगे मोशन कहाँ दिख रहा है, मोशन दिखता तो है बच्चों, आप कोई भी चीज़ ऊपर से छोड़ देते हैं तो ज़मीन की तरफ आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के बीच और अर्थ का भी अपना कुछ मास होता है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से होने लगता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी लगने लगती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इज 9.8 न्यूटन। अब अर्थ नीचे से कितना फोर्स लगा रही है 1 kg मास पे, तो 9.8 न्यूटन होता है। यही मैंने आपको अभी बताया था, 9.81 एक्सेलरेशन की वैल्यू बताई थी, यहाँ पे वही फोर्स लग रहा है क्योंकि इन्होंने 1 kg का मास लिया है। क्योंकि फोर्स का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, हमने लास्ट चैप्टर में सेकेंड लॉ में पढ़ा है, F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो F इक्वल्स टू m इंटू ए पढ़ा है, तो मास यहाँ पे इन्होंने 1 kg का ले लिया है, मास देखिए 1 kg का लिया है ना। और एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको बताया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, स्मॉल जी यहाँ पे जो लिखा हुआ है 9.8 होती है। तो 1 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, तो इतना फोर्स आपका निकल के आ जाएगा 1 kg पे। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट की बच्चों बात करूँ तो है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून इवन एट लार्जर डिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज एंड इज़ 2 × 10⁻20 न्यूटन। अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बच्चों 2 × 10⁻20 होता है। यहाँ पे देखिए -11 था और यहाँ पे प्लस का 20 है पावर, तो कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है। और इसी वजह से मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, कभी भी अर्थ से दूर नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि मून जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ के मास से, और इसी वजह से अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। अब आप एक सिचुएशन यहाँ पे सोच सकते हैं कि अर्थ का मास ज़्यादा है, इस वजह से मून अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। अगर यहाँ पे मून का मास ज़्यादा हो जाता तो हम मून के चारों तरफ घूमते रहते। और ऐसा ही सिमिलर फिनोमेना होता है सन के साथ में। सन का मास इतना ज़्यादा है तो सन खुद नहीं घूमता है, सन और चीज़ों को अपने चारों तरफ घुमाता है। तो जिसका जितना ज़्यादा मास होगा वो फिक्स रहेगा और दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और यही रीज़न है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगता है, इक्वल फोर्स लगता है बच्चों, जैसे आप कोई भी बॉल अपने हाथ में पकड़ के छोड़ देते हैं ऊपर से, हाइट से, फर्स्ट फ्लोर से आपने छोड़ी तो वो नीचे अर्थ की तरफ चली जाती है, अर्थ खुद उठ के नीचे से ऊपर बॉल की तरफ नहीं आती है। क्यों, क्योंकि यही रीज़न है, अर्थ का मास आपका ज़्यादा होता है, बॉल का कम होता है, तो बॉल को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, बट मास की वजह से अर्थ ऊपर नहीं आ पाती है, नेग्लेजिबल मूव करती है एज़ कम्पेयर टू जो मोशन होता है बॉल का। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोगों को केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन डिस्कस करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि
स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, बिल्कुल पहली स्लाइड जो थी, कि यहाँ पे दो साइंटिस्ट की बात हम लोग करेंगे, एक केपलर की, जोहान्स केपलर की, और सर आइजैक न्यूटन की। न्यूटन की तो बात मैंने अभी कर ली, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों यहाँ पे केपलर्स की बात आती है, क्योंकि केपलर ने ही सबसे पहले लॉज दिए थे, बाद में न्यूटन जी आए थे। तो केपलर ने जो 3 लॉज दिए थे, जैसे न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, वो फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे केपलर के 3 लॉ पढ़ने हैं। केपलर के 3 लॉ बच्चों यहाँ पे बस मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, बाकी डिटेल में आप पढ़ेंगे इसको 11th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं बच्चों सिर्फ फर्स्ट लॉ डिस्कस करने वाला हूँ ना, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड और थर्ड लॉ भी डिस्कस करूँगा, जिसे थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करूँगा, तो आपको याद भी रहेंगे और समझ में भी अच्छे से आएंगे, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊँगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स की बात करूँ, तो सॉरी फर्स्ट लॉ की बात करूँ, तो इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स का मतलब क्या है, इसको अभी हम जब पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, कि सन बच्चों जो होता है वो सेंटर में होता है, अर्थ उसके चारों तरफ घूमती है, जैसा कि मैं उतनी देर से बोल रहा हूँ। बट एक्चुअली में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। जो सन होता है वो एक साइड में होता है, और अर्थ जो होती है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, ना कि एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में। और इलिप्टिकल में हमेशा, इलिप्स में क्या होते हैं, 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। ये अब आप कहेंगे सर फिगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो मैं कहूँगा फिगर को अभी आप पूरे फिगर को मत देखिए। ये जितने भी येलो, रेड, ग्रीन, ये पर्पल, ये जितने भी आपके कलर्स हैं, आप इन सब को भूल जाइए, ये सब आप रिंग्स मत देखिए। आप सिर्फ एक देखिए जो डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ है और उसके ऊपर अर्थ ड्रॉ है, सिर्फ इतना देखिए बस। अभी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। कैसे, एक एलिप्स ड्रॉ है, मेरा कर्सर वहाँ चल रहा है एलिप्स के ऊपर जो डॉटेड लाइन ड्रॉन है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही देख रहा हूँ, आप भी सिर्फ इतना ही देखिए। एक एलिप्स है, एलिप्स के बीच में एक लाइन जो ड्रॉ करी गई है, ठीक है, ये है। और इस लाइन के ऊपर क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। एक को मैंने F1 बोला है, एक को F2 बोला है। ये बच्चों एलिप्स का तरीका होता है। एलिप्स में क्या होता है कि आपका F1 और F2 होता है, और ये होते हैं बच्चों फोकस। या अगर दोनों की इकट्ठी बात करूं तो हम प्लूरल वर्ड में इसको फोकाई बोल देते हैं। अगर एक की बात करूंगा तो फोकस बोलूंगा, अगर दोनों की मैं एक साथ बात करूंगा तो सेम वर्ड को मैं फोकाई बोलूंगा। चीज़ सेम है, वर्ड सेम है, बस सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क है। तो ये आपके 2 फोकस होते हैं यहाँ पे, या 2 फोकाई होती हैं, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। अब बच्चों ये पूरे, अभी मैंने आपके मैथमेटिक्स की बात करी है, कि एलिप्स की बात करी है। हमेशा एलिप्स में 2 फोकस होते हैं। कैसे, क्योंकि बच्चों एक फोकस से लगभग एक कुछ सर्कल बनता है, और दूसरे फोकस से कुछ दूसरा सर्कल बनता है, और हम 2 सर्कल को ज्वाइन करा के एक एलिप्स बनाते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। तो इधर साइड का जो सेंटर होता है वो ये होता है, और इधर साइड का सेंटर जो होता है वो ये होता है। अब हमारी जो अर्थ है, या कोई भी प्लैनेट सन के जो चारों तरफ घूम रहा है, वो हमेशा सर्कुलर में ना घूम के इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई भी प्लैनेट घूमता है, तो सन तो बच्चों कहीं एक ही जगह प्रेजेंट होगा, तो सन बिल्कुल इस लाइन के सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है। हम हालांकि कैलकुलेशन में कभी कभी सेंटर पे मान लेंगे अभी आगे चल के, बट ऐसा होता नहीं है। सन कहाँ प्रेजेंट होता है, सन किसी भी एक फोकाई पे प्रेजेंट होता है, दोनों में से, ठीक है। एक फोकाई पे क्यों, और इसी वजह से एक फोकाई पे प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, जब हमारी अर्थ सन के पास में आने लगती है तो हमें गर्मी का मौसम आता है, और जब सन से दूर जाने लगते हैं और जब यहाँ पे बहुत दूर पहुँचते हैं तब जाके सर्दी का मौसम आता है। इसी वजह से सीजनल चेंज आता है, साल में एक बार सर्दी आती है ना, तो साल में एक राउंड लगाती है अर्थ पूरा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ सर्दी से बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी है, मान लेते हैं यहाँ पे दिसंबर का मौसम है, तो यहाँ पे जाते जाते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और यहाँ पे जून होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, और फिर आते आते फिर से यहाँ पे दिसंबर हो जाएगा। तो एक साल में अर्थ पूरा एक रिवॉल्यूशन लगा लेती है, इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक साल में अर्थ पूरा इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक चक्कर लगा लेती है, और सन जो होता है उसके एक फोकाई पे प्रेजेंट होता है। जब सन के पास जाएगा तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, हीट ज़्यादा मिलेगी और इसी वजह से गर्मी आती है, ठीक है।
आपको क्लियर हो गया होगा क्यों। अब ये जो बच्चों अभी मैंने आपको ये सिंपल सी ज्योग्राफी समझाई है। अब बात करें बच्चों, तो यहाँ पे केपलर ने क्या बताया था। तो केपलर ने बच्चों बस इतनी ही बात बताई थी जो मैंने अभी बातों बातों में बीच में आपको केपलर की बात बता दी। अगर केपलर ये बात ना बताते तो मैं आपको ये फिनोमेना नहीं समझा पाता। केपलर ने बस इतनी सी एक छोटी सी बात बताई थी कि एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। पहली बात तो हाँ, दो बातें बताई थी यहाँ पे, दो जो आपके ब्लू कलर से लिखी हुई हैं। पहली बात तो इन्होंने बताई थी कि एवरी प्लैनेट, जो हर प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, वरना इससे पहले लोग समझते थे कि सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। जैसे अर्थ के चारों तरफ मून नहीं घूमा करता है, वैसे ही हम लोग समझते थे कि सन के चारों तरफ अर्थ या और कोई प्लैनेट जो है वो सारे घूमा करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। केपलर जी ही बता के हमें गए थे कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं सारे प्लैनेट। दूसरी बात केपलर ने बताई थी, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट की दो फोकाई होती हैं, उनमें से किसी एक पे सन प्रेजेंट होता है, ना कि दोनों फोकाई के बीच में कहीं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपने केपलर ने फर्स्ट लॉ में बताई थी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उतनी देर से मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या है। तो ये लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है। क्यों लॉ ऑफ ऑर्बिट है? क्योंकि बच्चों इन्होंने ऑर्बिट को ही चेंज कर दिया था। पहले हमारी ऑर्बिट सर्कुलर हम मानते थे, फिर इन्होंने एलिप्टिकल ऑर्बिट बताई थी कि एलिप्टिकल में हर प्लैनेट घूमता है, इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट या फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि एवरी प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ केपलर का। अब जो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे और थर्ड लॉ पढ़ेंगे, दोनों एक साथ पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम समझेंगे, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम नेक्स्ट टर्न पे ये पढ़ने वाले हैं। फिलहाल बच्चों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग सेकेंड लॉ केपलर का, थर्ड लॉ, और जो हम लोग न्यूमेरिकल्स जो आपको एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं, वो उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। फिलहाल बच्चों मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।